Welcome students to Finance Learning. Today I'm starting with class 12 macroeconomics का chapter number 2. If you want to have economics coaching for class 12th or class 11th, you just comment and I'll share my number with you. Okay. So starting with chapter 2, basic concept of macroeconomics. So इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आपका चैप्टर 2 एंड 3 है, दिस इज़ लाइक अ बेसिक टू योर चैप्टर नंबर 4. जो आपका नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम के ही ये कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है. स्टार्टिंग विद नाउ डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी होती है आपका पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री. पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री इन अ लेमन लैंग्वेज, जो भी आपकी कंट्री का, आपकी इकोनॉमी का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो उसका जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, विच इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट. जो भी एक जोग्राफिकल एरिया फिक्स करा गया है आपकी कंट्री का, जिसमें आप लोग या गुड्स, जो भी सामान है, कैपिटल विच कैन मूव और सर्कुलेट फ्रीली. ठीक है. सो जो भी जोग्राफिकल एरिया विच इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट, विद इन विच person, goods or capital circulate freely. So in a broader sense, like it's a political boundary, plus हम इसका और भी wider use करते हैं हम national income में, और भी चीज़ों को include करते हैं while calculating a national income. So in this, in addition to the political frontier, it is also includes ships and aircrafts owned and operated by normal residents between two or more countries. ये नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट इसके नेक्स्ट है, आई विल एक्सप्लेन. तो मतलब जो भी आपके शिप्स या एयरक्राफ्ट, लाइक एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट है, ठीक है, इफ इट इज मूविंग बिटवीन जापान एंड रशिया, इट इज स्टिल इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. वो इंडिया से ही बिलोंग कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर्स. लाइक अगर इंडिया का कोई शिपमेंट है, कोई इंटरनेशनल वाटर में वो ऑपरेट कर रहा है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है. वो इंडिया का ही है, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर में है. Then embassies, consulates and military establishment of a country located abroad. जो भी लाइक इंडियन एम्बेसी है वो रशिया में है तो भी वो इंडिया की है. इंडियन एम्बेसी जापान में है वो भी इंडिया की है. ठीक है. तो अगर इंडियन एम्बेसी कहीं भी है, वो इंडिया की ही, हम क्या इसको इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में लेंगे. नाउ ये जो टर्म है एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट, इसका बेसिक मीनिंग हम समझते हैं. तो एम्बेसी और कॉन्सुलेट का बेसिक मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. एम्बेसी जो है प्राइमरीली डिप्लोमेटिक मिशन के लिए होती है फॉरेन कंट्री में. ठीक है. किसी भी फॉरेन कंट्री में ये एम्बेसी होती है, जैसे इंडियन एम्बेसी जापान में है, रशिया में है, बट इट इज़ फॉर अ हाई लेवल पॉलिटिकल नेगोशिएशन. And whereas your consulate is for smaller रीजनल ब्रांच. मतलब एम्बेसी जो होगी वो आपकी फॉरेन, जिस भी फॉरेन कंट्री में है उसकी कैपिटल सिटी में होगी. बट वेयर एज कॉन्सुलेट इज विल बी देयर इन अदर मेजर सिटीज. तो अगर किसी भी लाइक इंडियन सिटीजन अगर आपका रशिया में है एंड देयर दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर अ वीज़ा या कोई इमरजेंसी, तो दे विल कॉन्टेक्ट द कॉन्सुलेट. ठीक है. तो दिस इज जस्ट अ बेसिक डिफरेंस फॉर एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट. नाउ डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड एम्बेसी, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री. मतलब अगर इंडिया में अगर आपकी जापान, रशिया, यूएसए की कोई भी एम्बेसी है, वो हम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO, WHO एटसेट्रा लोकेटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अगर इंडिया में है, जो कि हैं, दे विल नॉट बी कंसीडर्ड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, डज नॉट इंक्लूड इन डोमेस्टिक
territory. Thus, it will not include in domestic income. Now, we'll start with the normal residents. Normal residents क्या होते हैं? जो आपके 1 साल के लिए अगर एक कंट्री में हैं. फॉर एग्जाम्पल एनीवन, जैसे कोई आपने इंडिया का कोई बाहर चला गया, कोई फॉरेन में चला गया और वो फॉरेन में ही 1 साल से ज़्यादा से रह रहा है, वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं का है. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि इट इज़ लिव एंड लोकेटेड विद इन दैट डोमेस्टिक टेरिटरी और उसी ही डोमेस्टिक टेरिटरी में उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉलो होती हैं, यानी कि वहीं पे वो अर्न कर रहे हैं, वहीं पे स्पेंड कर रहे हैं और वहीं पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं. तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री. जिस भी कंट्री में उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट हैं. और नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं. नाउ फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द नॉर्मल रेजिडेंट्स. मतलब अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट, कोई फॉरेनर यहाँ पे घूमने आए इंडिया में, विल नॉट इंक्लूड एज नॉर्मल रेजिडेंट. कोई फॉरेन स्टाफ है एम्बेसी ऑफिशियल का, वो उसको भी इंक्लूड नहीं करना. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उन्हें भी नहीं करेंगे और अगर इनके एम्प्लॉयज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हैं तो भी हम उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे. वो एम्प्लॉय जिस भी कंट्री के हैं वो उसी ही कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं. Then crew members of foreign vessel, commercial travelers, seasonal workers, these are, and especially they stay for less than 1 year, they will not included as a normal resident. Border workers, अब ये जो border workers होते हैं ये international borders के पास में होते हैं. They might cross the border on the regular basis, but they will not considered as a नॉर्मल रेजिडेंट. वो उसी के नॉर्मल रेजिडेंट है जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है. ठीक है. नाउ इट विल बी अ कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट. तो डोमेस्टिक टेरिटरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट डोमेस्टिक टेरिटरी जो अभी हमने पढ़ा, दैट विल हेल्प टू एस्टिमेट द डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मतलब कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इंक्लूड करेंगे वो सब वही करेंगे जो डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं. ठीक है. और मनी वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी, मनी वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक, सॉरी I just repeat, money value of the domestic product. ठीक है. जो भी मनी वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दैट विल बी नोन एज योर डोमेस्टिक इनकम. ठीक है. और ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा नॉर्मल रेजिडेंट का, नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट दैट विल बी हेल्प इन कैलकुलेटिंग और एस्टिमेटिंग नेशनल प्रोडक्ट. और नेशनल प्रोडक्ट में हम जो भी प्रोडक्शन हो रहा है एक्टिविटी का बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, जो भी नॉर्मल रेजिडेंट प्रोडक्शन करेंगे एंड विद इन दैट इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड. ठीक है. इसका क्या है, ओनली विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. इसका क्या है, जो भी नॉर्मल रेजिडेंट जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होंगे एंड दे माइट बी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड. ठीक है. बाहर भी हो सकता है और इकोनॉमिक टेरिटरी में भी जो भी प्रोडक्शन होगा बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, इट विल बी अ नेशनल प्रोडक्ट. एंड द मनी वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्ट विल बी नोन एज योर नेशनल इनकम. ठीक है. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया बेसिक डिफरेंस ऑफ अ domestic income and the national income. Now the concept for factor income and transfer income. तो जो भी आपको इनकम आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपकी फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करने के बाद मिलती है, दैट इज़ अ फैक्टर इनकम. मतलब आपने अपना कोई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, अपनी कोई फैक्टर सर्विसेज जो है प्रोवाइड करी है, देन यू अर्न अ इनकम, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, दैट विल बी नोन एज फैक्टर इनकम. ठीक है. तो ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है. वेयर एज ट्रांसफर इनकम वो होती है जो आपको मिले विदाउट
रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ठीक है। सो ये आपको जनरली हाउस होल्ड या गवर्नमेंट से मिलती है एंड इट इज नोन एज अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। तो फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम, वेयर एज ट्रांसफर इनकम विल बी इंक्लूडेड इन nowhere. It is neither included in national income and nor in domestic income. ठीक है। रेस्ट हम नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम का जो डिफरेंस है और विल डिस्कस मोर इन डिटेल इन द लेटर चैप्टर। एंड दिस इज जस्ट अ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2। सो आप इसको कंप्लीट देखना। पार्ट 2 भी जो है यूट्यूब पे है और मेरे चैनल पर है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू।